नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और वीडियो, जिसमें हम प्राध्यापक परीक्षा 2018 के प्रश्न पत्रों का हल कर रहे थे। इससे रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उसके आगे के प्रश्नों को हम आज देखेंगे। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं संस्कृत के प्रश्नों को। ये एक अंतिम प्रश्न जो रह गया था, देखते हैं 57वां प्रश्न। तदेषां भवतः कांता त्यजवेनां गृहाण वा उपपन्नां हि दारेषु प्रभता सर्वतोमुखी श्लोके अस्मिन् को अलंकारः। ये श्लोक दिया गया है और इसमें अलंकार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 अर्थांतर न्यास। तो अर्थांतर न्यास का क्या लक्षण होता है? जब सामान्य का विशेष से तथा विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अब देखिए दूसरे ऑप्शंस में देख लेते हैं। श्लेष, इसका लक्षण है श्लिष्टे पदेर अनेकार्थाभिधाने श्लेषः इष्यते। जब श्लिष्ट पदों द्वारा अनेक अर्थों का कथन किया जाता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। विशेषोक्ति, इसका लक्षण है विशेषोक्तिर अनुत्पत्ति ही कार्यस्य सति कारणे। जब संपूर्ण कारणों के होते हुए भी कार्य संपन्न नहीं होता है तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। तुल्य योगिता, तो पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्माभिसंबद्धः स्यात् तत्र तुल्य योगिता। जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थों में एक ही धर्म का आरोप होता है तो वहाँ पर तुल्य योगिता अलंकार होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9। पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागगत पंकजम इत्यत्र को अलंकारः। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है ये, और शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी संस्कृत का होगा जिसे इस अलंकार का ये जो उदाहरण है वो नहीं आता होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2 यमकः। तो यहाँ पर देखिए यमक का क्या लक्षण है? सत्यर्थे पृथक अर्थायाः स्वर व्यंजन सहेते। जहाँ पर स्वर व्यंजन समूह की पुनः पुनः आवृत्ति होती है परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसके अलावा श्लेष अलंकार और पुनरुक्तावदभास, श्लेष का मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 2 यमक। प्रस्फुटम सुंदर साम्यम कस्मिन् अलंकार भवति। तो देखिए अगर आपको लक्षण याद है तो प्रस्फुटम सुंदर साम्यम उपमा अभिधीयते, तो कहाँ होता है ये? उपमा अलंकार में। तो अब देखिए संदेह अलंकार, इसका क्या लक्षण होता है? संदेह प्रकृते अन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः। जहाँ पर प्रतिभा के कारण प्रकृत विषय में अन्य विषय का संशय उत्पन्न होता है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। दृष्टांत, तो दृष्टांत का लक्षण होता है दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। तो जहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, समान धर्म वाले वस्तु के बिंब प्रतिबिंब भाव को दृष्टांत कहते हैं। उसके अलावा व्यक्तिरेक, तो व्यक्तिरेक का लक्षण होता है उपमानाद यद अन्यस्य व्यक्तिरेकः सह एव सह। जहाँ पर उपमान से उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ पर व्यक्तिरेक अलंकार होता है। तो उसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि तस्यामेव रघु पांड्या प्रतापम न विषेहरि। ये रघुवंश से लिया गया है उदाहरण, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है व्यक्तिरेक अलंकार का। देखिए आगे देखेंगे साम्यात् तस्मिन् तद्बुद्धिः डैश प्रतिबोधितः इति रिक्त स्थानानि पूर्ति करणीयम। तो यहाँ पर देखिए लक्षण दिया गया है साम्यात् तस्मिन् तद्बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिबोधितः। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए भ्रांतिमान। तो देखिए भ्रांति का अर्थ होता है कि जो वस्तु है ही नहीं उसमें दूसरी वस्तु का हमें उसमें ज्ञान होता है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। और इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है
पलाश मुकुल भ्रांत्या शुक्तुंडे पत्यतले सोऽपि जम्बूफल भ्रांत्या तम अलिम धर्तुम इच्छति। इसका अर्थ है पलाश पुष्प की भ्रांति से भोरा तोते की चोंच पर जा बैठता है और वह तोता भी भोरे को जामुन का फल समझकर उसे पकड़ना चाहता है। यह भ्रांतिमान का उदाहरण है। अब देखेंगे अन्य जो दिए हुए हैं, संदेह। संदेह का क्या लक्षण है? तो संदेह का लक्षण मैंने अभी जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में बताया है, और व्यक्तिरेक उसका भी बताया है, और तुल्य योग्यता उसका भी बताया है। ठीक है, तो आपको ये जो अलंकार हैं उनके लक्षण तो याद होने ही चाहिए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 61। प्रश्न देखेंगे। निषेध रहिते उपमेये यत्र उपमानस्य अभेदारोप भवति तत्र अलंकार अस्ति। जहाँ पर अभेद शब्द आ जाता है वहाँ पर अलंकार होता है रूपक। ठीक है, तो यह रूपक का लक्षण है। जहाँ पर देखिए तद रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेय हो, ये मम्मट के द्वारा दिया गया है। जहाँ पर उपमान और उपमेय में अभेद प्रतीत होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो भ्रांतिमान का मैं बता चुकी हूँ कि साम्यात् तस्मिन् तद बुद्धि भ्रांतिमानः प्रतिभूतितः। दृष्टांत का भी मैं बता चुकी हूँ। दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनः। और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का लक्षण है संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। जहाँ पर उपमेय का उपमान के साथ तादात्म्य की संभावना दिखाई जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं मन्ये, शंके, ध्रुवम, प्रायः, न्यूनम इत्यादि, ये सब जिन श्लोकों के, जिन पद्यों के मध्य में आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है लिम्पतीव तमो अंगानि वर्षति वांजनम नभः असत्पुरुषे सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। यह उत्प्रेक्षा का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। चलिए आगे देखेंगे। अब समास से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न संख्या 62। अव्ययी भाव समास से प्रायेण कस्य पदस्य प्राधान्यम। तो अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पदार्थस्य, पूर्व पदार्थस्य, अन्य पदार्थस्य, न कस्यापि। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद प्रधान कहाँ होता है? तत्पुरुष में। अन्य पदार्थस्य प्रधान्यम बहुब्रीहि समास में। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व समासः। अगला प्रश्न देखेंगे 63वां। समानाधिकरणः तत्पुरुषः किं व्यपदिशति। समानाधिकरण तत्पुरुष है, क्या उसका कौन सा समानाधिकरण, कौन सा जो तत्पुरुष का भेद है समानाधिकरण तत्पुरुष, वह क्या कहलाता है? तो द्विगु, नय, द्वंद्व, कर्मधार्य। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है कर्मधार्य समास। अनेकम अन्य पदार्थ है इति सूत्रेण समासो भवति। देखिए अन्य, अनेक, जहाँ पर अन्य पद प्रधान आ जाता है वहाँ पर हो जाता है बहुब्रीहि समास। तो तत्पुरुष जो होता है वो उत्तर पदार्थ से प्रधानता होती है, उसमें कर्मधारय विशेषण विशेष्य प्रधान होता है। द्विगु संख्या पूर्वो द्विगु, जहाँ संख्यावाची शब्द हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। आगे देखेंगे कृष्णाश्रितः इत्यत्र समासः स्यात्। यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारयः तत्पुरुषः द्विगु बहुब्रीहि। तो कृष्णम आश्रितः, तो द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 66। शक्तिम अनतिक्रम्य इत्यस्य विग्रहस्य समस्त पदम स्यात्। तो यहाँ इस विग्रह का समस्त पद क्या बनेगा? यथाशक्ति ही शक्त्यातिक्रमः शक्तिम पराक्रमः उपयुक्ताः सर्वे। तो शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति ही जो उदाहरण है
अव्ययी भाव समास का। हस्त्यश्वम इत्यस्य विग्रहो अस्ति। हस्त्यश्वम इस शब्द का विग्रह क्या होगा? हस्तीनां च अश्वस्य च 2, हस्तिनः अश्वानां यस्य सः 3, हस्ती च अश्व च 4, हस्तिनश्च अश्वाश्च एतेषां समाहारः। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हस्तिनश्च अश्वाश्च एतेषां समाहार हस्त्यश्वम। तो यहाँ उदाहरण हुआ ये द्वंद्व समास का। दंपति पुत्रम अभाषत इति वाक्यम शुद्धम करणीयम। तो दंपति पुत्रम अभाषत, दंपति पुत्रम, देखिए यहाँ पर दंपति जो होता है पति और पत्नी, दो द्विवचन को बोधक है ये। तो यहाँ पर क्या आएगा? द्विवचन से संबंधित अभाषेताम। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा दंपति पुत्रम अभाषेताम। ठीक है, अगला देखिए, विद्यालय के चारों ओर बगीचा है, वाक्य से संस्कृतानुवादः करणीय। तो विद्यालयं परितः उद्यानम् अस्ति, विद्यालयस्य परितः उद्यानम् अस्ति, विद्यालयात् परितः उद्यानाः अस्ति, विद्यालयात् परितः उद्यानानि अस्ति। तो यहाँ पर देखिए अबित परित समया निक्षा हा प्रति, इन शब्दों के योग में होती है द्वितीया विभक्ति। तो यहाँ पर क्या आया? परित आया है ना, तो परित के साथ में विभक्ति होगी उद्यानम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर बगीचा है। परित के साथ में द्वितीया विभक्ति होगी। आगे देखेंगे, भगवत गीता में कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अब देखिए इसकी संस्कृत अनुवाद करना है। तो भगवत गीता में, तो भगवत गीतायाम कर्म सिद्धांतस्य, कर्म सिद्धांत का प्रतिपादनम कृतम अस्ति, किया गया है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये केवल भगवत गीता में, इसी से समझ में आ रहा है भगवत गीतायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। एतेषु शुद्ध वाक्यम किम। अब देखिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताया, इसमें से बताना है। तो वामनः बलिं वसुधां याचते, वामनः बले वसुधा याचति, वामनः बलात् वसुधा याचते, वामनः बलिना वसुधा याचति। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? ऑप्शन, यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 1, वामनः बलिं वसुधां याचते। तो जहाँ याच धातु आती है उस याच धातु के योग में होती है द्वितीया विभक्ति। और इसके साथ में जो गौण कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं उनके साथ में प्रधान कर्म के साथ साथ गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वो 16 द्विकर्मक धातुएं कौन कौन सी है? दूह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, झी, मत, मुश, नी, ऋ, कृश और वह। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 72। सैनिक देश की रक्षा करते हैं इत्यस्य शुद्ध संस्कृतानुवादो अस्ति। सैनिकाः देशं रक्षन्ति, सैनिकाः देशस्य रक्षन्ति, सैनिकः देशस्य रक्षन्ति, सैनिकः देशे रक्षन्ति। तो यहाँ पर क्या होगा? सैनिकाः देशं रक्षन्ति, जिसकी रक्षा की जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो किसकी रक्षा कर रहे हैं सैनिक? देश की। तो देश में यहाँ पर प्रयोग हुआ द्वितीय विभक्ति का। हम नेत्रों से देखते हैं इत्यस्य संस्कृत भाषायाम अनुवादो अस्ति। हम बहुवचन का है, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो देखिए वयम, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। नेत्र 2 होते तो नेत्राभ्याम, और
पश्यामः उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो अगर देखिए केवल आप इस क्रिया के रूप को भी देखें तो भी ये बहुवचन का ये पश्यामः उत्तम पुरुष बहुवचन में यही आ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन होगा 3 करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे 74 प्रश्न संख्या। पक्षी वृक्षों से उड़कर आकाश में जाते हैं इत्यस्य संस्कृत भाषायाम अनुवादो अस्ति। तो पक्षी बहुत सारे हैं। खगाहा, तो देखिए खगाहा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखिए वृक्षों से, तो वृक्ष है बहुवचन में, तो वृक्षात यहाँ एक वचन है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पंचमी विभक्ति है और यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति है, तो यहाँ एक वचन का रूप है और यहाँ है बहुवचन का। तो वृक्षेभ्यः उड्डीय आकाशम, अब पक्षी बहुत सारे हैं तो यहाँ एक वचन का रूप है और यहाँ पर बहुवचन का रूप है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खगाः वृक्षेभ्यः उड्डीय आकाशम गच्छन्ति। तो अपादान कारक हुआ है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ वृक्ष से उड़कर आकाश में जा रहे हैं, तो वृक्ष से पक्षी अलग हो गए, तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 75। किस लिए वह जाता है इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादो अस्ति। कस्य हेतोः स गच्छति, कः हेतुं स गच्छति गच्छसि, केन हेतवे सह गच्छति, कम हेतुं सह गच्छामि। तो सामान्य सा है प्रश्न, देखिए क्या होगा इसका उत्तर। होगा कस्य हेतौ सह गच्छति। तो षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र से, षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र से यहाँ पर हेतु के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन ए। और एक और सूत्र होता है सर्वनामनस् तृतीया च। तो किम शब्द के साथ हेतु में तृतीया और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे केन हेतुना वसति, केन हेतुना वसति। तो केन किम शब्द का रूप है, तृतीया विभक्ति का एक वचन, तो यहाँ पर हेतु शब्द आया, इसके साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अब देखिए साहित्य से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। स्वप्न वासव दत्तम इति नाटकस्य नायको को अस्ति। तो स्वप्न वासव दत्तम जो नाटक है उसका नायक कौन है। भासः, माधवः, उदयन, योगंधरायण। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी उदयन। तो जो योगंधरायण है वो था उदयन का मंत्री। तो एक और प्रश्न जो पूछा जाता है विदूषक के बारे में, तो यहाँ पर जो विदूषक है उसका नाम है वसंतक, और नायिका जो है यहाँ स्वप्न वासव दत्तम नाटक की वो है वासव दत्ता। और पद्मावती। ठीक है, आगे देखेंगे। शुकनासोपदेशः कस्मिन् काव्ये सन्निविष्टो अस्ति। तो किस काव्य में सन्निविष्ट होता है ये शुकनासोपदेश। कठोपनिषदि नीति शतके शतपथ ब्राह्मणे कादम्बरी कथा काव्य। कहाँ मिलता है शुकनासोपदेश, हमें किस कथा साहित्य के अंतर्गत मिलता है। तो यहाँ आंसर होगा कादम्बरी कथा काव्य जो लिखी गई है बाण भट्ट द्वारा। अति स्नेह पाप शंकी इति सुक्ति कुत्र उक्तः। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला। तो शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसे ये नहीं आता होगा, क्योंकि जो कालिदास को पढ़ता है उसे अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में तो जानकारी होती ही है। तो यहाँ आंसर होगा अभिज्ञान
शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास जी की। और देखिए इसमें जो अन्य जो उक्तियाँ आई हैं वो है अर्थो ही कन्या परकीय एव अनार्यः परदार व्यवहारः किमिव ही मधुराणां मंडनम नाकृतीनां सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु अज्ञात हृदयेष्वेवं वेरी भवति सोहृदयम। ये इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 80 अहो धुरंता बलवद विरोधिता इति सुक्ति केनोक्तम। ये जो सुक्ति है ये किसके द्वारा कही गई है? शिवेन, अर्जुनेन, दुर्योधनेन, वनेचरेण। तो ये जो उक्ति कही गई है ऑप्शन नंबर 4 वनेचरेण किरात अर्जुनियम से लिया गया है ये। जिसमें किरात वेशधारी भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेते हैं उसका वर्णन किया गया है और ये रचना है भारवी जी की। तो जब युधिष्ठिर दुर्योधन की शासन नीति जानने हेतु वनेचर को भेजते हैं गुप्तचर को, तब गुप्तचर उन्हें आकर उसके बारे में पूरी सूचना देता है कि दुर्योधन किस प्रकार से शासन कर रहा है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें एक प्रश्न और जो महत्वपूर्ण आता है कि जब उन्हें वनवास हुआ था तो पांडव कौन से वन में रहते थे? तो वो था द्वैत वन। अब इसकी कुछ और महत्वपूर्ण जो सूक्तियाँ हैं वो भी देखते हैं। एक है शठे शाठ्यम समाचरेत हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः प्रवर्ति साराः खलु मादृशां गिरः विचित्र रूपाः खलु चित्तवृत्तयः व्रजन्ति ते मूढ़धियं पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः। और एक अन्य है पराभवो अप्युत्सवः एव मानिनाम। ये कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जो किरातार्जुनीयम भारवी जी द्वारा रचित ग्रंथ है उसके अंतर्गत उद्धृत है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 81। बहुत ही महत्वपूर्ण जनमानस के रग रग में बसी हमारी जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारा श्रीमद् भगवद गीता, उससे उद्धृत है ये श्लोक। देखिए क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् डैश। क्या आएगा यहाँ पर? देहनाशः प्रणश्यति प्रभवति संभवति। तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध से उत्पन्न होता है सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंश होने से यानी स्मृति का नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो संपूर्ण व्यक्तित्व का ही नाश हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इसके खंडशः भी पूछे जाते हैं, जैसे क्रोधात् किम भवति, तो क्रोध से क्या उत्पन्न होता है? सम्मोह, सम्मोह से क्या उत्पन्न होता है? स्मृति में विभ्रम यानी भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, और जब स्मृति में भ्रांति उत्पन्न होती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाश होने पर संपूर्ण मनुष्य का ही सर्वनाश हो जाता है। तो इनको अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, इस तरह से करके। अगला प्रश्न देखेंगे, कथम भीष्मं संख्ये द्रोणंच मधुसूदनम इति केनोक्तम। तो ये जो वाक्य है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने परिजनों को अपने समक्ष पाते हैं कि उन्हें उनसे युद्ध करना है जो उनके परिजन हैं, तब उनकी ऐसी स्थिति होती है कि वह जड़ से हो जाते हैं। तब यह बात कहते हैं अर्जुन कहते हैं कृष्ण को। तो यहाँ पर आंसर होगा अर्जुनेन। किसके द्वारा की गई है ये बात? कि अर्जुन के द्वारा, कि किस प्रकार से मैं हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण जैसे मेरे गुरु को, मेरे पितामह को मैं इस युद्ध क्षेत्र में मार सकता हूँ। 83 प्रश्न संख्या देखेंगे, 20 सर्गात्मकम महाकाव्यम विद्यते। 20 सर्ग कौन से महाकाव्य में है? तो ये है शिशुपाल वधम, जो महाकवि माघ द्वारा लिखा गया है। तो कुमार संभव में कितने हैं?
17, किरातार्जुनीयम में है 18 सर्ग और नेषधीय चरितन में है 22 सर्ग। कुमार संभव जो लिखा गया है कालिदास की रचना है, किरातार्जुनीयम भारवी जी की रचना है और नेषधीय चरितम श्री हर्ष की रचना है। तो शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम और नेषधीय चरितम ये आते हैं बृहत्त्रयी के अंतर्गत। बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाले महाकाव्य हैं शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम और नेषधीय चरितम। अगला देखेंगे, खल सज्जनानाम मैत्री कीदृशी भवति। दुष्ट और सज्जनों की मैत्री कैसे होती है। चंद्रः इव छायेव सूर्यः इव लतेव। तो किसके समान होती है सज्जनों और दुर्जनों की मैत्री। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 छाया के समान होती है। जिस प्रकार से दिन के पूर्वार्ध में और परार्ध में छाया घटती बढ़ती है, उसी प्रकार दुष्टों की और सज्जनों की मैत्री का वर्णन किया गया है। अगला देखेंगे 85 प्रश्न संख्या, कस्य युवराज्याभिषेक समये शुकनासेन उपदेशे प्रदत्त। किसके युवराज के अभिषेक के समय शुकनास जी ने उपदेश दिया था। तारापीडस्य, बाणस्य, चंद्रापीडस्य न कस्यापि। तो जब तारापीड़ का पुत्र चंद्रापीड़ राज्यारोहण के समय जब उसका राज्याभिषेक होता है, तब उनके जो मंत्री होते हैं वो शुकनास उन्हें उपदेश देते हैं कि राजा को करने योग्य क्या क्या कर्तव्य हैं, उनके कर्तव्यों के बारे में, राजा को किस प्रकार होना चाहिए और किस प्रकार का उसने आचरण करना चाहिए, इसके बारे में वो उन्हें बताते हैं। और राजा कौन था? तारापीड़। मंत्री कौन था? शुकनास और उनका पुत्र तारापीड़ का चंद्रापीड़। अगला प्रश्न देखेंगे, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः शस्त्राक्ष सहस्त्रपातः सह भूमिं विश्वतो वृत्त्यात्यतिष्ठदः पंचांगुलम, सप्तांगुलम, नवांगुलम, दशांगुलम। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 दशांगुलम। ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से लिया गया है और इसके ऋषि हैं नारायण। होतारम रत्नधातमम इति विशेषणम द्वयम अस्ति। ये होतारम और रत्नधातमम ये किसके विशेषण हैं? विष्णोः, अग्ने, वरुणस्य, इंद्रस्य। तो ये विशेषण है अग्नि के। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से हैं? कविक्रतु, गृहपति, युवा, हव्याट, जुव्यास्य और सुकृतम, ये भी अग्नि के विशेषण हैं। अगला प्रश्न, विष्णु सूक्तस्य ऋषि को अस्ति। विष्णु सूक्त के ऋषि कौन है? दीर्घतमा, घृस्मत, वामदेव, शुनः, शेपः। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऋषि दीर्घतमा विष्णु सूक्त के ऋषि है। और घृस्मत जो है वो इंद्र सूक्त के ऋषि है और शुनः, शेप जो है वो है वरुण सूक्त के। देखिए अगला प्रश्न आ गया है, सुनः शेप कस्य सूक्तस्य ऋषि अस्ति। तो यहाँ पर वरुण सूक्त के ऋषि हैं और अग्नि सूक्त के ऋषि है मधुचंदा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 90, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहु राज्यन्य कृतः डैश इति रूपेण कः देवः स्तुतः। तो किस देव की स्तुति की गई है? कि ब्राह्मण उनका मुख है, बाहु राजा है अर्थात क्षत्रिय है। तो यहाँ पर पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 91 प्रश्न संख्या, डैश वेद नाम ध्येयम इति रिक्त स्थान पूर्णम कुरुत। सुक्त ब्राह्मणयो व्याख्या मंत्रयो वेद ब्राह्मणयो मंत्र ब्राह्मणयो। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मंत्र ब्राह्मणयो नाम वेद नाम ध्येय। प्रश्न संख्या 92 देखिए, एतेषु नाटकेषु भवभूति विरचितम नास्ति न अस्ति। तो इन नाटकों में से कौन सा नाटक है जो भवभूति के द्वारा रचित नहीं है? उत्तर रामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम, अविमार्कम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अविमार्कम। तो उत्तर रामचरितम, मालती माधव और महावीर चरितम भवभूति की रचना है, लेकिन अविमार्कम है जो
भास की रचना है। ठीक है। भीष्मस्य पितुर नाम किम आसीत, तो भीष्म के पिता का क्या नाम था? विचित्रवीर्यः, भरतः, देवव्रतः, शांतनु। तो भीष्म के पिता का नाम था शांतनु। और देखिए पिता के द्वारा कृत भीष्म का नाम था देवव्रत। भीष्म पितामह जो थे उनका नाम क्या था? देवव्रत, जो उनके पिता शांतनु ने रखा था। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि पितुकृत नाम किम भीष्मस्य, तो देवव्रतः। प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। महाभारते कर्णस्योत्पत्ति कस्य देवस्य अंशेन वर्णिता। तो महाभारत में कर्ण की जो उत्पत्ति है किस देवता के अंश से हुई है? धर्मस्य, सूर्यस्य, इंद्रस्य, शेषस्य। तो धर्म से तो हुई थी युधिष्ठिर की, इंद्र से हुई थी अर्जुन की, और सूर्य से उत्पन्न हुए थे कर्ण। तो सूर्य देवता का अंश माना जाता है कर्ण को। और जो भीम है वह माने जाते हैं वायु देवता के अंश। तो ये भी पूछा जा सकता है कि धर्मराज, युधिष्ठिर, वायु देवता, भीम और अर्जुन इंद्रदेव से उत्पन्न हुए हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 95। 95 प्रश्न संख्या है। याज्ञवल्क्य स्मृत्यानुसारेण अन्नप्राशन संस्कारः कस्मिन् मासे क्रियते। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार है कौन से मास में किया जा सकता है? तो जन्म के पंचमे, चतुर्थे, षष्ठे, अष्टमे। तो यहाँ पर आंसर होगा षष्ठे। जन्म के छठे मास में अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। रामायणम कस्मिन् छंदसि निबद्धम? उपजहाति छंदसि, अनुष्टुप छंदसि, वंशस्थे, मालिनी छंदसि। तो रामायण किस छंद में लिखा गया है? अनुष्टुप छंदसि। अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवात्मा विमालयो नाम नगाधिराजः मंगलाचरणम इदम कस्य महाकाव्यस्य अस्ति। तो ये जो मंगलाचरण है किस महाकाव्य से लिया गया है? तो ये है आंसर ऑप्शन 3 कुमार संभव से, जो कालिदास जी की कृति है। देखिए प्रश्न आ गया फिर से। बृहत्त्रयाम कस्य काव्यस्य गणना नास्ति। अभी जो ऊपर प्रश्न आया था उसमें मैंने बताया था कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से काव्य आते हैं। तो ये प्रश्न देखिए आ भी गया है। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम भी आता है, और शिशुपाल वधम भी आता है, और नैषधीय चरितम भी आता है। लेकिन कालिदास जी के जो 3 ग्रंथ हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम, कुमार संभवम और मेघदूतम, ये तीनों लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं, न कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 99। यम नचिकेत संवादः समुपनिबद्धो अस्ति। तो यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कहाँ निबद्ध है? कठोपनिषदि, केनोपनिषदि, मुंडकोपनिषदि, ईशोपनिषदि। तो यहाँ पर होगा यम नचिकेता का संवाद है कठोपनिषद में। ठीक है। जब नचिकेता को उनके पिता यमराज को दान दे देते हैं, और फिर जब नचिकेता यमराज के लोक में जाते हैं और वहाँ पर 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उनके अतिथि के रूप में रहते हैं, तब यमराज जी द्वारा उन्हें 3 वरदान प्राप्त होते हैं। उसी का वर्णन इसमें यम नचिकेता संवाद के रूप में कठोपनिषद में किया गया है। पूर्वार्चिकम उत्तरार्चिकम चेति भागद्वये विभक्तो अस्ति। तो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक किसके भाग है? सामवेदः, यजुर्वेदः, नाट्यवेदः, ऋग्वेदः। तो ये भाग है सामवेद के, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। अविद्यां मृत्युम तीर्त्वा विद्याम अमृतम अश्नुते इति वचनम उपनिबद्धम अस्ति। अविद्यां मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। तो विद्या अमृतम अश्नुते कहाँ पर वर्णन किया गया है? इसका कहाँ निबद्ध है, उल्लेखित है? केनोपनिषदि, कठोपनिषदि, ईशोपनिषदि, प्रश्नोपनिषदि। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ईशोपनिषद में यह इसका वर्णन है, विद्या अमृतम अश्नुते। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 102।
दश कुमार चरितम कस्य रचना अस्ति, तो किसकी रचना है दश कुमार चरितम? दंडिनः, दंडी की रचना है। मेघदूतम इति काव्यम कस्मिन् छंदसि निबद्धम, बहुत ही प्रसिद्ध है मेघदूतम, मंदाक्रांता छंद में है। मृच्छकटिकस्य नायिका अस्ति, वसंतसेना, पत्रलेखा, मदनिका, उर्वशी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा आंसर, वसंत सेना, और नायक है इसका चारुदत्त, नायक चारुदत्त और नायिका है वसंत सेना। और मदनिका जो है वो वसंत सेना की दासी है, और उर्वशी विक्रमोर्वशीयम की नायिका है, और पुरुरवा विक्रमोर्वशीयम के नायक है। आगे प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। दमयंती स्वयंवरम वर्णनम कस्मिन् महाकाव्ये वर्तते, दमयंती के स्वयंवर का वर्णन किस महाकाव्य में किया गया है? 105 प्रश्न। नेषधीय चरिते कुमार संभवे, किरातार्जुनीय शिशुपाल वधे, तो किसमें वर्णन किया गया है? देखिए नेषधीय चरितम में नल और दमयंती के कथा का वर्णन किया गया है, जो श्रीहर्ष द्वारा रचित है। तो दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कुमार संभवे, तो ये कालिदास की रचना है, इसमें शिव पार्वती और कार्तिकेय की कथा का वर्णन है। किरातार्जुनीय, ये भारवी द्वारा रचित है, इसमें किरात वेशधारी शिव और अर्जुन के तपस्वी रूप में जो उनके बीच में युद्ध और संवाद होता है उसका वर्णन है। और शिशुपाल वधम, ये श्री माघ की रचना है, और इसमें श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन किया गया है। भासस्य नाटक संग्रहेषु उरुभंगम मध्यम व्यायायोगः पंचरात्रम इति नाटकानां कथा स्त्रोतम किम, तो ये कहाँ से लिया गया है नाटक, जो भास द्वारा ये जो नाटक लिखे गए हैं इन कथाओं का स्रोत क्या है, अर्थात कहाँ से इनकी जो मुख्य कथा है वो कहाँ से ली गई है? रामायण से, महाभारत से, पुराण से, या संहिता साहित्यम से? तो यहाँ पर 106 में आंसर हो जाएगा महाभारतम। तो भास के द्वारा जो रचित नाटक है उरुभंग, मध्यम व्यायायोग, पंचरात्रम, इसके अतिरिक्त दूतवाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभारम, बालचरितम, इनकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। अब देखिए कुल कितने भास के द्वारा रचित नाटक हैं जिनकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है? तो 7 नाटक जो हैं उनकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। रामायण से 2 और लोक कथा मूलक 2 हैं, अविमार्कम और चारुदत्तम। और उदयन के कथा मूलक जो है वो प्रतिज्ञा योगन धरायण और स्वप्न वासव दत्तम है। रामायण आधारित है प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटकम। तो महाभारत पर आधारित 7 काव्य हैं, नाटक है। रामायण आधारित 2 हैं, लोक कथा मूलक 2 हैं, और उदयन कथा मूलक 2 हैं। कुल मिला के भास के 13 नाटक हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुस्मादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को ही विज्ञातुम अर्हसि इति पद्यम कस्मात् नाटकात् गृहीतम। ये जो पद्य दिया गया है वो कौन से नाटक से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलात्, स्वप्न वासव दत्तात्, मृच्छकटिकात्, उत्तर रामचरितात्। तो ये लिया गया है उत्तर रामचरितम से, जो भवभूति जी की रचना है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 108। अधोअंकितानाम युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। अब इनको मैच करना है। एक तरफ नाटक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके रचिता है। तो विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? ऑप्शन संख्या देखेंगे कालिदास 4। ठीक है। मुद्रा राक्षसम विशाखा दत्तः। स्वप्न वासव दत्तम बहुत ही प्रसिद्ध है, भास की रचना। और मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। तो पहले में है 4, देखिए पहले में 4, इसमें 2 है तो ये कट गया और 2 ये भी कट गया। पहले में 4, 2 में है। उसके अलावा मुद्रा राक्षसम 1, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या 4 हो जाएगा। मुद्रा राक्षसम 1 में है।
स्वप्नवासव दत्तम 2, सी का 2, डी का 3 शूद्र। ठीक है, आगे देखेंगे। जगत सर्वम कस्योच्छिष्टम कथितम, तो सब सारा जो संपूर्ण जगत है वो किसका उच्छिष्ट है, किसकी झूठन है। तो जगत सर्वम बाणोच्छिष्टम, तो सारा जगत जो है वो बाण का उच्छिष्ट है, उसकी झूठन है। आगे देखेंगे। शिवराज विजय गद्य काव्यस्य विभाजनम अस्ति, शिवराज विजय गद्य काव्य का विभाजन किया गया है किसमें, निश्वासेषु, सर्गेषु, अंकेषु, उच्छ्वासेषु। तो यहाँ पर ऑप्शन ए निश्वासेषु, कितने निश्वासों में है, 4 निश्वासों में है और उसमें 3 विराम है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो डॉक्टर अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा लिखित है और महाराष्ट्र केसरी शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। 111 प्रश्न संख्या देखिए। लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यत्र रिक्त स्थानानि पूर्तिम कुरुत, तो यहाँ पर क्या होगा, लिंग तो क्या होगा, तद्धितार्थ, कृदंतार्थ, समासार्थ, प्रातिपदिकार्थ। तो यहाँ पर होगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। हरिम भजति इत्यत्र हरि शब्दस्य केन सूत्रेण कर्म संज्ञा स्यात्, हरि को भजता है, यहाँ पर हरि शब्द की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। अकथितंच कर्तुरीप्सितं कर्म कर्मणि द्वितीया संबोधने च, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 2 कर्तुरीप्सितम कर्म, जो कर्ता का सबसे इप्सितम होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इप्सित उसको क्या चाहता है वो, तो हरि को भजना, तो इसलिए हरि में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। यवेभ्यो गाम वार्यति इति पंचमी विभक्त्यर्थे डैश इप्सितः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति, तो यहाँ पर क्या आएगा रिक्त स्थान में, वारणार्थम, यवार्थम, गोर्थानाम, संयोगार्थानाम। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही होगा, वारणार्थम इप्सितम। यवेभ्यो गाम वार्यति, तो हटा रहा है, किसको हटा रहा है, गाय को, तो यहाँ पर वारणार्थम इप्सितम, इस सूत्र से यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। गोषु दुह्यमानासु गतः इत्यत्र सप्तमी विभक्ति विधायकं सूत्रम अस्ति, सप्तमे अधिकरणे च यतश्च निर्धारणं यस्य च भावेन भावलक्षणं साधु प्रयोगे च, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, ऑप्शन 3 यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये यहाँ पर सप्तमी विधायक सूत्रम है। षष्ठी चानादरे इत्येन सूत्रेण विहितम विभक्ति द्वयम अस्ति, इस सूत्र से सिद्ध होने वाली 2 विभक्ति कौन सी है, षष्ठी सप्तमी, पंचमी षष्ठी, षष्ठी द्वितीया और षष्ठी चतुर्थी। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2 षष्ठी सप्तमी च। देवोत्पत्ति सिद्धांतानुसारेण भाषा केन निर्मिता, तो देवोत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार भाषा किसके द्वारा निर्मित की गई है, निर्णयेन, गीतेन, ईश्वरेण, भरतेन, तो ऑप्शन 3 ईश्वरेण। प्रतीयमानं पुनरन्य देवं वस्त्वस्ति वागीषु महाकवीनां यत्रतः प्रसिद्धा अवयवातिरिक्तं विभाति डैश, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा, सौंदर्यमिव अंगनासु, श्रृंगारमिव अंगनासु, लावण्यमिव अंगनासु, कारुण्यम इव अंगनासु, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी लावण्यमिवाव अंगनासु। अगला देखेंगे। स्याद डैश शब्दों अत्र व्यंजकः स्त्रीधा उपर्युक्तयोः रिक्तस्थानयोः पूर्तिः कुरुत, तो यहाँ पर क्या होगा, वाचो लक्ष्यस्य अभिधा लक्षणाश्च सारोपा साध्यवसाना च वाचकौ लाक्षणिक च
तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन स्याद वाचकौ लाक्षणिकश्च शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर शब्द के प्रकार बताएंगे तो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। सत्कार्यवाद सिद्धांतो अस्ति। सत्कार्यवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? सांख्य दर्शनस्य, न्याय दर्शनस्य, चार्वाक दर्शनस्य, बौद्ध दर्शनस्य। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 1 सांख्य दर्शनस्य। सत्कार्यवाद किससे संबंधित है? सांख्य दर्शनस्य। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कस्य आचार्यस्य काव्य लक्षणम। बहुत ही प्रसिद्ध है आचार्य कुंतकाचार्यस्य, वामनाचार्यस्य, विश्वनाथाचार्यस्य, मम्मटाचार्यस्य। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विश्वनाथ आचार्य से, और इनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण। तो अब देखिए अन्य जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो कुंतक आचार्य है, इन्होंने काव्य का लक्षण बताया है वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। आचार्य वामन ने जो काव्य का लक्षण बताया है काव्य शब्दो अयम गुणालंकारम संस्कृतयोर शब्दार्थयोर वर्तते। मम्मट के द्वारा बताया गया है तद्दोषो शब्दार्थो हो सगुणान्वन अलंकृति पुनः क्वापि। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों के लक्षण आपको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। लगभग समय बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में इन सारे प्रश्नों को समाप्त कर दूँ। लगभग 150 प्रश्न हैं इसमें, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी देखेंगे। अब देखिए थोड़े से मनोविज्ञान से और इनसे संबंधित प्रश्न आ गए शिक्षा शास्त्र से। तो अधोलिखितेषु विकल्पेषु कह रक्षात्मकम क्रियाविधि नास्ति। रक्षात्मक विधि कौन सी नहीं है? नास्ति पूछा है। प्रतिगमनम, प्रक्षेपणम, साहचर्यम, क्षतिपूर्ति। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन 3 साहचर्य। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारक प्रधानमंत्री ही आसीत्। तो 1986 की जो शिक्षा नीति बनी थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो अगर आपको प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी पता है समय, तभी इसका आंसर आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 राजीव गांधी। शिक्षण मनोविज्ञानस्य उपरि आधारितः पद्धति अस्ति। प्रायोजना पद्धति, क्रीड़ा पद्धति, डाल्टन पद्धति, उपयुक्ता सर्वे। तो सभी विधियाँ जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित हैं। तो प्रायोजना विधि के प्रवर्तक हैं डॉक्टर किलपैट्रिक, और क्रीड़ा पद्धति के जो है खेल विधि जिसे कहते हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक, और डाल्टन पद्धति की प्रवर्तक है हेलेना पार्कहर्स्ट। अगला प्रश्न देखेंगे 124। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो डैश विद्यालय उद्घाटिता। तो 1986 की शिक्षा नीति के समय कौन से विद्यालय प्रचलन में आए थे, कि इनकी स्थापना की गई थी? केंद्रीयाः, राज्यीयाः, संस्कृत विद्यालयाः, नवोदय विद्यालयाः। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 4 नवोदय विद्यालयाः। भारतीय शिक्षा आयोगस्य नाम अस्ति। तो यहाँ पर कोठारी आयोग, हंटर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा आयोग। तो ये प्रश्न जो था वो डाउटफुल था। आगे प्रश्न देखेंगे, क्योंकि 2 आयोग हैं जिनको शिक्षा आयोग कहा जाता है। हंटर आयोग को भी शिक्षा आयोग कहा गया है, और शिक्षा आयोग तो है ही। तो स्वतंत्रता के उसमें ये नहीं पूछा कि स्वतंत्रता से पहले जो स्थापित आयोग उस कौन सा शिक्षा आयोग है, तो डायरेक्ट इन्होंने शिक्षा आयोग पूछ लिया। अगर स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के पश्चात जो पूछते तो फिर भी इसमें आंसर कोई संभावना थी, इसलिए ये था डाउटफुल क्वेश्चन। आगे देखेंगे, परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना इति परिभाषा। तो जब हम परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो क्या कहलाता है? क्रियान्वयन, संप्रेषण, चिंतनम, वर्णनम। तो यहाँ पर आंसर होगा संप्रेषणम, कम्युनिकेशन। संप्रेषणस्य विशेषताः सन्ति। तो क्या विशेषता होती है? विचार विमर्श, विचार विनिमयश्च, सूचना प्रदानम, समन्वय स्थापनं च, निर्देशः, आदेश संदेश प्रेषणम, उपयुक्ता सर्वः।
तो क्या होती है इसकी विशेषताएं देखिए संप्रेषण की। निर्देश, आदेश, संदेश, प्रेषणम। अगला प्रश्न देखेंगे। कंप्यूटर सहायित अनुदेशनम इति कृते आंग्ल भाषायां कः शब्दः समूहः प्रयुज्यते। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI, कंप्यूटर असिस्टेंस प्रोग्रामिंग CAP, कंप्यूटर लर्निंग प्रोग्राम CLP, उपयुक्ता सर्वे। तो कंप्यूटर सहायित अनुदेशन, कंप्यूटर की सहायता से जो शिक्षा दी जाती है तो वो कहलाता है देखिए CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर सहायित अधिगम इति कृते आंग्ल भाषायां कः शब्दः समूह प्रयुज्यते। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर सहायित अनुदेशन है और यहाँ पे अधिगम है, तो अधिगम को हम कहते हैं लर्निंग। तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। अगर हम ऑप्शन को केवल एक ऑप्शन में एक शब्द को भी अगर हम पकड़ लेते हैं तो उससे हमारा प्रश्न हल हो जाता है। आगे देखेंगे 130 प्रश्न संख्या। शिक्षण कार्य अत्याधुनिकम अनुदेशन माध्यमम वर्तते। तो श्यामपट्टः, चित्रपट्टः, चलचित्रम, कंप्यूटर। तो आजकल सब जानते हैं कि सबसे आधुनिक अनुदेशन माध्यम क्या है, कंप्यूटर। जिसे कहते हैं संगणक। 131 प्रश्न। केंद्रीय विश्लेषण इकाई CPU अदा युक्तिया, इनपुट डिवाइस प्रदा युक्तिया, आउटपुट डिवाइस इत्येत प्रकारेण कस्य शिक्षण साधनस्य संरचनाया अंगानि प्रदर्शयानि। तो ये CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस किस में होते हैं, कंप्यूटरस्य यंत्रस्य। रेडियो में नहीं होते, प्रोजेक्टर्स में नहीं होते, दूरदर्शन में नहीं होते, किस में होते हैं, कंप्यूटर में होते हैं। प्रश्न संख्या 132 देखेंगे। शैक्षणिक तकनीकी अधोक्तेषु पक्षेषु विभाज्यते। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को किन किन पक्षों में विभाजित किया गया है, ज्ञान संचयः, ज्ञान प्रसारः, ज्ञान विकासः। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सर्वे है। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज और एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, सभी में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है। शिक्षणे प्रयुक्ताः एते उपागमाः टेप रिकॉर्डर, जादुई लालटेन, चलचित्रम, दूरदर्शनम च कीदृशाः उपागमाः सन्ति। किस प्रकार के ये सामग्री हैं, तो तकनीकी उपागमा, हार्डवेयर उपागमा, सॉफ्टवेयर उपागमा, मानक उपागमा। तो ये सब होते हैं हार्डवेयर उपागम, जिन्हें कठोर उपागम भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 134 देखेंगे। दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स, ग्राफ, मॉडल, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड इत्येते शिक्षण तकनीक्यां प्रयुक्ताः उपागमाः केन नाम्ना कथ्यन्ते। तो ये जो ग्राफ, मॉडल, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये सब जो हम शिक्षण तकनीक में इनको यूज़ करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिद्धांत उपागम, न कोपी। तो ये कहलाते हैं सब सॉफ्टवेयर। तो देखिए ये सब हार्डवेयर और ये सब है सॉफ्टवेयर। तो हो सकता है प्रश्न ऐसे भी बने कि ग्राफ, मॉडल या दे दे कि निम्न में से सॉफ्टवेयर उपागम है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन देके और एक सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का भी दे सकते हैं। तो ये सारे नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। आगे देखिए, सॉफ्टवेयर उदाहरणम न अस्ति। जो सॉफ्टवेयर नहीं है एक प्रकार का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और पेन ड्राइव। तो यहाँ पर पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 136। दूरस्थ शिक्षायाः कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन प्रमुखानि अंगानि सन्ति। मुद्रित सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, मुक्त विश्वविद्यालयाः, उपयुक्तानि सर्वाणि। तो 136 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए क्या होगा, ऑप्शन संख्या 4। समीचीनाम तालिकाम चिनुत। एक तरफ तालिका दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। तो अधिगम, अधिगम क्या होता है, देखिए क्या करता है अधिगम।
तो अधिगम होता है व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षणम, शिक्षण कार्य अधिगमम सरलीम करोति, जो हम सीखते हैं उसको सरलीकृत करता है। पाठ्यक्रम क्या करता है? तो पाठ्यक्रम करता है नियोजितानाम अनुभवान सम्मेलयति, जिस सारे जो अनुभव होते हैं उनका सम्मेलन होता है पाठ्यक्रम। शैक्षिक आयोजनम अनुभवानाम क्रियान्विति करणम, तो यहाँ पर देखिए पहले में हो जाएगा 4, दूसरे में 1, तीसरे में 2, चौथे में 3, 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 किस में है? ऑप्शन 3, 4 1 2 3। देखिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो बोलते बोलते थोड़ा सा गला ख़राब हो गया है, इसलिए कहीं अगर उच्चारण में अशुद्धता आ जाए तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगी। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं इस पूरे पेपर को आज ही हल कर लूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को इतना देखने के लिए। और चलिए कुछ प्रश्न और बचे हैं, जल्दी से उनको भी हल कर लेते हैं। मस्तिष्क विप्लव विधि ही ब्रेन स्टॉर्मिंग एकः विधि अस्ति, किस प्रकार की विधि है ब्रेन स्टॉर्मिंग? समस्या केंद्रित विधि ही, सरलीकरण विधि ही, समाधान विधि ही, कार्य विधि ही। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो मस्तिष्क विप्लव विधि होती है वह होती है समस्या केंद्रित विधि। कोई समस्या उपस्थित होती है और उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि किस तरह से इसका हल किया जाएगा। हमारे मस्तिष्क को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है और एक विप्लव सी स्थिति हो जाती है, उथल पुथल की स्थिति हो जाती है कि इस कार्य को हम कैसे करें, तो वो समस्या केंद्रित विधि कहलाती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। राष्ट्रीय पाठ्यचर्यायाः रूपरेखा इत्यस्य लेखनम कया संस्थया माध्येन भवते, तो जो नेशनल करिकुलम है उसकी रूपरेखा कौन बनाता है? NCTE, NCERT, UGC AICTE, तो NCERT द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 140। शिक्षण प्रतिमानस्य तत्वानि सन्ति, शिक्षण प्रतिमान के कौन कौन से तत्व हैं? शिक्षणोद्देश्यम, शिक्षण संरचना, मूल्यांकन प्रणाली, उपयुक्त सर्वाणि, तो ये सभी शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। कम्युनिस्ट शब्द से उत्पत्ति कया भाषया अभवत, तो किस भाषा से कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति हुई? लैटिन, ग्रीक, यूनानी, आंग्ल, तो इसका आंसर होगा लैटिन भाषा से कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है। भाषा प्रयोगशाला कीदृशः शिक्षणोपकरणम अस्ति, किस प्रकार का शिक्षण उपकरण है भाषा प्रयोगशाला? दृश्योपकरणम, श्रव्योपकरणम, दृश्य श्रव्योपकरणम, कोपि नास्ति, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दृश्य और श्रव्य उपकरण। तो भाषा प्रयोगशाला में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 143। अधिगम प्रक्रियायाम दृश्य श्रव्योपकरणानां विशेष भूमिका अस्ति, ये कथन किसका दिया हुआ है? प्लेयरस्य, यूनिसेफस्य, सिम्पसनस्य, न कस्यापि, तो ये कथन दिया गया है ब्लेयर महोदय का कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य उपकरणों की विशेष भूमिका होती है। अधोलिखित विकल्पेषु व्यवहारिक मनोविज्ञानस्य क्षेत्रे कस्य विकल्पस्य गणना न भवति, तो व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? शिक्षा मनोविज्ञानस्य, नैदानिक मनोविज्ञानस्य, प्रयोगात्मक मनोविज्ञानस्य, वैदिक मनोविज्ञानस्य, तो यहाँ पर जो वैदिक मनोविज्ञान है इसकी गणना व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं की जाती है। निर्देशन परामर्शयोः च सर्वाधिकः आवश्यकता कस्य आयुर्वेगस्य बालकस्य कृते सर्वाधिकं भवति, तो निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता सबसे ज़्यादा किसको होती है? तो शेषावस्थायाम, छोटे से बच्चे को आप क्या उसको निर्देश देंगे, क्या परामर्श देंगे? बाल्यावस्थायाम, तो ये तो उत्पात की अवस्था होती है, बच्चा ना तो कुछ सुनता है ना समझता है। किशोरावस्थायाम बालकस्य कृते, प्रौढ़ावस्थायाम युवकस्य कृते, तो सबसे ज़्यादा जो निर्देशन परामर्श की आवश्यकता होती है वो किशोर बालक बालिकाओं के लिए होती है। अगर उन्हें सही गाइडेंस मिल जाए, सही एडवाइस मिल जाए तो वह बहुत कुछ कर सकते हैं, अन्यथा वह गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 146। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकः E.L. थॉर्नडाइक महोदयेन कस्मिन् वर्षे अधिगमस्य सिद्धान्तस्य अन्वेषणं कृतम्, तो कौन से वर्ष में अन्वेषण किया गया था थॉर्नडाइक महोदय द्वारा सिद्धांत का, अधिगम का जो उन्होंने सिद्धांत दिया था? 1895, 1898, 1904 और 1833, तो उसका आंसर होगा
1898 में। तो देखिए यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न था, तो मैं उसे क्लियर कर देती हूँ। जो थार्नडाइक महोदय थे, उन्होंने जो अपना अधिगम का सिद्धांत दिया था वो तो दिया था 1898 अर्थात 1898 को, लेकिन 1913 में इनका एक शोध ग्रंथ आया था, एनिमल्स इंटेलिजेंस पुस्तक के रूप में। तो वहाँ पर इन्होंने उसको और अधिक विस्तृत रूप दिया था, लेकिन जो सिद्धांत का अन्वेषण अर्थात खोज करी थी तो वो 1898 ही सही है। अनुकूलिता अनुक्रियायाः सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः कः आसीत्। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो जिसे शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, थार्नडाइक, पाउलो, कोहलर और बीएफ स्किनर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आईपी पाउलो, एक शरीर शास्त्री थे। आगे देखिए 148वां प्रश्न, निर्मितवादः सम्प्रत्ययस्य मार्गदर्शकः दस्तावेजो अयम् अस्ति। तो देखिए बुद्धि से संबंधित कुछ और तथ्य हैं। तो सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का विचार या संप्रत्यय किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने 1908 ईस्वी में। मानसिक परीक्षण शब्द कैटल 1890 में। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विलियम स्टर्न। बुद्धि लब्धि सूत्र 1912 में स्टर्न और कुहलमान द्वारा दिया गया था, और उनके द्वारा जो सूत्र दिया गया था वो था MA/CA। उसके बाद बुद्धि लब्धि का जो संशोधित सूत्र था 1916 में दिया गया था, वो टर्मेन के द्वारा दिया गया था, और इनके द्वारा जो दिया गया था सूत्र था IQ बराबर MA/CA × 100। और बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन द्वारा किया गया था। तो ये था मित्रों प्राध्यापक परीक्षा 2018 के अंतर्गत आए हुए प्रश्न। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि इनमें जो प्रश्न है और प्रश्नों से संबंधित जो तथ्य है उनको आपके सामने रख सकूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। माँ सरस्वती आप सभी का कल्याण करें और आगामी आने वाली परीक्षा में आप सभी सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और ये जो आने वाला नव वर्ष है विक्रम संवत 2079 आप सभी के लिए बहुत ही शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।